हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर हार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। और दोस्तों, ये टॉपिक आप ही के द्वारा सजेस्ट किया गया है। पिछले बहुत समय से आप लोग बार बार कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर, डीवी के केस में डीआईआर का क्या रोल होता है और डीआईआर के लिए क्या कानून है। आप इस पर एक वीडियो जरूर लेकर के आइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीआईआर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। डीआईआर क्या होती है, लीगल प्रोसीजर डीआईआर का क्या है, डीआईआर कब लगती है, डीआईआर ना लगे तो क्या आपका केस कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा, और डीआईआर से रिलेटेड लीगल प्रावधान क्या क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि डीवी केस ऐसा होता है जो कि लगभग हर मैट्रिमोनियल मामले में डाला ही जाता है। तो इससे संबंधित जो कानून है ये आपको पता होने बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आज से लगातार 7 दिन तक मेंटेनेंस पर एक सीरीज हम लोग लेकर के आ रहे हैं दीपिका मैम के चैनल कानूनी सोच पर, जिसमें दोस्तों आपको रेयर टाइप के जजमेंट्स बताए जाएंगे मेंटेनेंस पर, रिकवरी से रिलेटेड, या फिर जिसमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा हस्बैंड को वो, या फिर जिसमें हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस कर दिया गया वो। यानी कि ऐसे जजमेंट जिन पर मैंने भी अभी तक अपने चैनल्स पर वीडियो नहीं बनाई है, कुछ सेलेक्टिव जजमेंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन पर आज से लगातार 7 दिनों तक आपको दिन में 1 बजे के आसपास वीडियो मिलेगी। तो आप सबसे निवेदन है कि जिनको उनके चैनल के बारे में मालूम नहीं है, उनको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल कानूनी सोच का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप इन वीडियोज को देख सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी आपके लिए मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट लीगल वीडियो लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, डीआईआर के बारे में समझते हैं। दोस्तों, डीआईआर की फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। दोस्तों, डीवी के केस में वाइफ ये कंप्लेंट करती है कि मेरे को हस्बैंड और उसके घर वालों के द्वारा परेशान किया जाता है, मारा पीटा जाता है और अन्य प्रकार की प्रताड़ना मुझे दी जाती है, जिसकी वजह से वो डीवी केस में जाती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वाइफ के ऊपर ये बर्डन होता है कि उसको ये साबित करना पड़ेगा। कई मामलों में आपने देखा होगा कि वाइफ के मायके जाने के 1 साल बाद, कई में 2 साल बाद और कई में 3-3 साल के बाद भी वाइफ डीवी का केस डाल देती है। डीवी के केस में कानूनन जिन पर भी आप ये केस लगा रहे हो उनके साथ आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि उनके साथ आप एक ही घर में रह रहे हो। तो यदि आप उस घर को छोड़े हुए आपको 2 साल हो चुके हैं तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप तो बनता ही नहीं है। और कई बार दोस्तों, वाइफ के पास कोई मेडिकल नहीं होता है, किसी और प्रकार का कोई प्रूफ नहीं होता है कि उसके साथ मारपिटाई हुई या किसी और प्रकार की प्रताड़ना उसके साथ हुई, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से डीवी का केस दर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजों पर लगाम लगाने के लिए ही डीआईआर का प्रावधान है। डीआईआर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो कि पीओ की रिपोर्ट होती है। पीओ मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट होती है, जो कि इस केस को स्टार्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट में जो पिटीशन दाखिल की जाएगी उसके लिए प्रावधान यह है कि पहले मजिस्ट्रेट कंसिडर करेगा इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद ही वो डीवी एक्ट के किसी मामले पे अपना ऑर्डर दे सकता है। अब दोस्तों, मोस्ट ऑफ द डीवी केसेस में क्या होता है कि जो पीओ होता है वो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। ना तो हस्बैंड को बुलाया जाता है, ना किसी और एक्यूज पर्सन को बुलाया जाता है, ना नेबर को बुलाया जाता है, ना ही पीओ उस पर्टिकुलर शेयर होल्ड हाउस में जाता है जहां पर यह घटना कारित हुई है, वाइफ कह रही है मेरे साथ मारपिटाई हुई है। यानी कुल मिला के किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी के बयान लिए ही, केवल वाइफ के कथनों के आधार पर ही डीआईआर रिपोर्ट तैयार करके पेश कर दी जाती है। प्रैक्टिकली इसी तरह से काम हो रहा है। अब दोस्तों, डीवी एक्ट का सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 कहता है कि मजिस्ट्रेट को ऐसी किसी भी पिटीशन पर ऑर्डर करते हुए इस रिपोर्ट का संज्ञान लेना पड़ेगा। अब यानी कि कोई बात ये हो गई कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करना है। तो यदि ये रिपोर्ट ही गलत हो गई तो दोस्तों ऑर्डर तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। इसलिए रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में सच्चाई बाहर आनी चाहिए, वो वाइफ के भी फेवर में है और हस्बैंड के भी फेवर में है। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए 498A में जो आईओ का रोल होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, वो ही रोल डीवी के केस में पीओ यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर का होता है। यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी यह है कि वो सारे एक्यूज पर्सन को बुला करके उनके स्टेटमेंट ले, घटनास्थल पर जाकर उसका मुआयना करे, सारी चीजों को देखे कि घटनाक्रम घटा भी है या नहीं, ताकि वो जो रिपोर्ट बनाए उसमें ट्रूथ कोर्ट के सामने आ सके। और यदि मामला झूठा है तो जो भी रिस्पोंडेंट है, हस्बैंड है या फिर उसके और परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, उनकी अननेसेसरी हैरेसमेंट और एम्बैरेसमेंट उनको ना हो। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये जो डीआईआर रिपोर्ट बनाई जाती है ये केवल वाइफ की ही स्टेटमेंट के आधार पर बना दी जाती है। यानी कि आप
इस रिपोर्ट को वाइफ की पिटीशन की फोटोकॉपी कह सकते हैं। जस्ट उसके कथनों के आधार पर डीआईआर रिपोर्ट बना करके पेश कर दी जाती है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गाइडलाइन दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संतोष बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स 2014 के मामले में क्लियरली ये कहा है कि डीआईआर रिपोर्ट बनाते समय जितने भी पेपर्स लगे हैं उन सबका वेरिफिकेशन जरूरी है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन करने के बाद ही डीआईआर रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जानी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपके मामले में डीआईआर के वक्त आपको नहीं बुलाया जाता है, किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है और डीआईआर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस मामले का रेफरेंस ले सकते हैं और कोर्ट को कह सकते हैं कि आपके मामले में किसी भी प्रकार की डीआईआर बनाते समय कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है, किसी प्रकार के जो भी पेपर्स वाइफ ने लगाए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है और बिना आपसे पूछताछ किए ही डीआईआर रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। पर दोस्तों, प्रैक्टिकली क्या है, लोगों को डीआईआर के बारे में ही नहीं पता है डीआईआर क्या होती है। केस फाइल हो जाता है, उसके बाद डीआईआर रिपोर्ट भी लग जाती है और उसके बाद वो डायरेक्टली उसमें अपना रिप्लाई या ऑब्जेक्शन सबमिट करने लगते हैं। तो दोस्तों, डीआईआर रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान लेता है, उसमें जो कुछ भी लिखा जाएगा आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट, उसका आपके केस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अवेयर हो जाइए और जो भी डीआईआर रिपोर्ट होती है आप देखिए। अगर डीआईआर रिपोर्ट के टाइम पे बनाते वक्त आपको नहीं बुलाया जाता है तो आप मजिस्ट्रेट को इस संबंध में बताइए कि आपसे कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। डीआईआर के बारे में मैंने कोशिश करके आपको काफी कुछ बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ रिलीफ और कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।